क्या देखो, एक बात कंफर्म कर लो कि 80% वही होगा जो आप सोच रहे हो, 80% वही होगा जो आप सोच रहे हो, लेकिन 20% आप ये सोचो कि अगर वैसा ना हुआ तो क्या होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करो, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको लगता है कि यार नहीं होएगा, नहीं होएगा, मिसाल इंसान है ना, इंसान के अंदर एक खौफ होता है और वो खौफ उसको अंडर एस्टिमेट करवा देता है, ठीक है। मैं आज इनको हंस रहा था, मैंने कहा जब मैं अमेरिका में लेक्चर दे रहा था और मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता था, मैंने 5 स्टेट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज की और ऑलरेडी मेरी एक्टिविटीज प्लान थी, तो मैं जब जाता था तो मैं हंसता भी था और मैं खुश भी होता था कि यार देखो कि मैं जब माइक्रोसॉफ्ट का पहला एग्जाम दिया था, और वो मुझे पता है कि मैंने मॉडल टाउन में दिया था, मॉडल टाउन कलमा चौक के पास वो टेस्टिंग सेंटर होता था, तो मैं पहले एग्जाम में 3 दफा फेल हुआ था, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ ये। और मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि वो बंदा जो माइक्रोसॉफ्ट के पहले एग्जाम विंडोज NT 4 का एग्जाम मैंने दिया था, 99 में मैंने एग्जाम दिया था ये पहला विंडोज NT 4 का। उसके बाद फिर मैं मतलब कॉम्पटिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ये सर्टिफिकेशन, फिर 2003 में मैं सिस्को में आया, तो फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में फेल होने वाला बंदा फिर माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनर बनेगा, फिर उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को मतलब वर्ल्ड वाइड जाके उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, गल्फ में करवाई हैं, कतर में करवाई हैं, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, और USA की है, UK की, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अल्लाह का शुक्र है वो करवाने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और अल्लाह ताला ने उसमें इज्जत भी दी। तो असल चीज जो होती है ना वो ये होती है कि जब मैं लर्निंग स्टेज में था तो मैं बड़ा लड़ता होता था, मुझे जब कोई बंदा मोटिवेट करता था ना तुम ये कर सकते हो, तो मैं उसके साथ लड़ पड़ता था। वो लड़ना पता क्या होता था, उसके लड़ने की बहुत सारी वजूहत होती थी। एक वजह ये होती थी कि मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। मुझे पता था ठीक क्या मतलब होती है, मेरी इंग्लिश है ही नहीं, मतलब इंग्लिश के खाने में कुछ नहीं होता था। एक प्रॉब्लम, इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि मैं टेक्निकली वाज नॉट वेरी गुड, मैं को टेक्निकली इतना स्ट्रांग तो बंदा था ही नहीं। और तीसरा था लिमिटेड रिसोर्सेज, मेरे पास कोई प्रैक्टिस के लिए हार्डवेयर भी अवेलेबल नहीं होता था कि जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूं। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस के साथ विद इन 1 मंथ या 20-24 सेशंस में जो बंदे को डिलीवर कर जाता हूं ना, मैंने ये पूरा प्रोसेस 2.25 साल में किया हुआ। 2.25 साल मुझे लग गए थे माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करते हुए, एक पेपर के पैसे इकट्ठे करने, फिर वो पेपर देना, फिर दूसरे के करने, फिर वो देना। 7,000 पेपर की फीस थी और 3,000 रुपये फीस थी, सॉरी, और 21,000 रुपये के 3 पेपर थे और मैंने 7 पेपर जो है वो इसके पास किए थे। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने डेटाबेस का भी किया था, प्रोफेशनल डेटाबेस, फिर सर्टिफाइड इंजीनियर और ये सारी चीजें। तो आप लोगों को भी मैं यही बात बताऊंगा कि जब आप लोग पढ़ रहे होंगे ना तो आपको यही लगेगा कि यार वो दूसरे को मुझसे ज्यादा आता है। बाखुदा आप जरा दूसरे के साथ बैठ के देखिएगा, आपको उससे ज्यादा ही आता होगा। अंडर एस्टिमेट ना करें ये जो एक्सक्यूज होते हैं ना। और कई दफा मैं लड़कों के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम देखता हूं, जैसे ही कोई जॉब के लिए ऐड आता है ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट देख कर डर जाते हैं, नहीं हम तो इस काबिल ही नहीं है। भाई आप पुट करो CV वहां पे। अगर आपको किसी बंदे ने कॉल कर दी तो उसने आंखों पे पट्टी थोड़ी बांधी है, उसने कोई सोच समझ के कॉल की है ना। रीजन क्या होता है कि जो HR के बंदे होते हैं ना, ये तो वो सब कुछ लिख देते हैं जो बिल गेट्स को भी नहीं आता। सही कह रहा हूं मैं आपको, वो भी लिख देते हैं अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए। लेकिन होता ये है कि उनको उस लेवल का बंदा मिलता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि मैं कई अपने एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उन्होंने कहा नहीं जनाब तो आपकी प्रोफाइल तो उस जॉब से ऊपर है, हम आपको इससे ऊपर की चीज ऑफर करते हैं या कुछ भी इस तरह से। दो तीन एक्सपीरियंस मेरे ऐसे हैं। तो आप जॉब के लिए अप्लाई किया करो, अंडर एस्टिमेट ना किया करो। आप यूं समझा करो कि जॉब के अंदर आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो वो बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे जो यही वाले हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं आप में से कोई भी बंदा CCNA का इंटरव्यू मेरे साथ बैठ के कर ले, मैं उसको CCNA का, वो मेरा CCNA का इंटरव्यू पास नहीं कर सकता, हालांकि मैंने पढ़ाया ना। तरीका वही होगा, क्वेश्चंस वही होंगे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे और पूछूंगा मैं। देखिए तरीकाकार ये होता है, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था कि आप डम्स भी पढ़ते हैं ना जब, तो मुझे याद है एक दफा के हमारे एक स्टूडेंट थी तो वो तैयारी कर रही थी तो काफी परेशान क्वेश्चंस पढ़ के ना, कहते सर ये क्वेश्चंस जो है ना एक ही तरह के क्वेश्चन है लेकिन उनके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने कहा वो चारों क्वेश्चंस मुझे दिखाएं। अब वो क्वेश्चंस मैंने उनको पढ़ के बताया,
मैंने पढ़ के बताया तो उनको आइडिया हो गया इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो बात फिर वही आ जाती है कि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो एक तो अंडर एस्टिमेट ना किया करें अपने आप को। नंबर 2, इस चीज को आप इंजॉय करने की कोशिश किया करें। अगर एक चीज नहीं हो रही आप उसको दोबारा करें, नहीं हो रही दोबारा करें, सीखने को मिलेगा। और अपने आप को एक प्रोसेस में से गुजारें, लर्निंग के प्रोसेस में से ना। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको बहुत फायदा होगा। मैं लिटरली आपको एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को पल्ले से बांध लें, मेरी बात को आप जहन नशीन कर लें। चूंकि मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूं, मिलता हूं, लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, मुझे आइडिया है, मुझे पता है इस चीज का कि लोगों की क्या प्रोफाइल है। इसलिए जो टॉपिक जिस तरह से मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, अगर आप ईमानदारी से उसका 20 से 30% भी ग्रैब कर जाए ना, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको आज चीजें कुछ समझ आ जाएंगी, कुछ आइंदा दिनों में समझ आ जाएंगी, कुछ वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी। तो लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। ठीक है जी। कासिम खान साहब और मोहम्मद कासिम साहब। कासिम खान साहब तो मेरे ख्याल में उधर से है ना, कतर से हैं। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, लेक्चर देखते हैं उसके बाद, अटेंड करने के बाद? जी जी, एक्चुअली जब आप कभी मुझे करते हैं ना कासिम, मुझे रिप्लाई करें, तो असल में ऐसा होता है कि मेरी सम टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो कभी होता है कि मैं आपका जवाब ही दे पाता कि यहाँ पे आपको पता है कोई ना कोई आ जाता है, फिर एकदम मोबाइल में कोई छुपा बात नहीं, देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे YouTube चैनल की ऊपर ना उमर साहब का एक इंटरव्यू है, यूएसए से, दाढ़ी वाले हैं। वो जब मुझसे माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा करते थे ना, तो वो माइक्रोसॉफ्ट जब पढ़ते थे कहते सर, मैं माइक्रोसॉफ्ट जब आपसे पढ़ता होता था तो मेरी एक एक कान आपकी तरफ होता था, हैंड फ्री लगी हुई होती थी, और एक क्लाइंट की तरफ होता था। और सम टाइम जब आप मुझसे कुछ सवाल पूछते थे ना, तो मैं कहते काउंटर के नीचे बैठ के आपके सवाल का जवाब देता था। ठीक है ना। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो उमर साहब जब पाकिस्तान आए तो शरिया लोगों को पता है कि मुझे सरप्राइज दिया उन्होंने, इनसे एड्रेस पूछ के तो मुझे सरप्राइज दिया, मुझे घर मिलने आए, अपनी फैमिली के साथ आए, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और अपने भाई को, अपने दोस्त को, जिस दोस्त ने उनको रेकमेंड किया था, उनको कहते हैं दिस इज शफकात महमूद, जिनकी बदौलत आज अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी जॉब दी हुई है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मेरा पीछे मीटर चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मेहनत की, और आपको भी अल्लाह ताला आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। आई डू अप्रिशिएट। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको 2 किस्म के नेटवर्क बताऊंगा, वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क, और मैं आपको बताने लगा हूं डोमेन बेस्ड नेटवर्क। मैं चाहूंगा कि ये डायग्राम जो है ना, ये बाद में भी संभाल ली जाए और मेरे फिर भी काम आएगी। मैं एक डायग्राम बना दूंगा आपको। देखिए, आप जब भी नेटवर्क बनाएंगे तो सबसे पहले, अगर आपने कभी सीसीएनए में मेरी डेफिनेशन पढ़ी है, तो मैं सीसीएनए की एक डेफिनेशन मेरी है कि कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है। अब डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हैं ताकि आप कम्युनिकेशन कर सकें। और कम्युनिकेशन क्यों करेंगे? देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस क्या है? एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस के साथ क्या कम्युनिकेट करना है? बेसिकली हर डिवाइस के पीछे एक यूजर है, और वो यूजर उस डिवाइस के थ्रू दूसरे यूजर को डाटा भेजना चाहता है, इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस बेसिकली इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। लेकिन नेटवर्क बनाने की वजह क्या है? व्हाई वी बिल्ड नेटवर्क? हमें नेटवर्क क्यों बनाना पड़ता है और क्यों नेटवर्क नहीं चाहिए? नेटवर्क इसलिए बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे पास होंगे, घर में, ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, ठीक है, वो सारे आपस में उनकी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं, और उस कनेक्शन की वजह से तमाम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकें, डाटा शेयर कर सकें। अगर प्रिंटर है तो वो शेयर हो जाए, इंटरनेट है तो वो शेयर हो जाए। किसी के पास फॉर एग्जांपल कोई हार्ड डिस्क में स्पेस है, तो आप कहते हैं यार मैं अपना डाटा उसकी डिस्क में सेव कर देता हूं। तो बेसिकली हम नेटवर्क बनाते थे हम इसलिए ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अब यहां तक नेटवर्क की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नेटवर्क बना लिया, और मैं नेटवर्क बना देता हूं आपको। आपने लिया एक स्विच, आपने लिए 4 कंप्यूटर, कोई से भी 4 कंप्यूटर ले लें आप, 2 ले लें या 3 ले लें, मुझे कोई इतराज नहीं, मैंने 4 कंप्यूटर ले लिए। ओके। 4 कंप्यूटर के साथ मैंने रेड कलर का यहाँ पे एक मम्मी डैडी सा प्रिंटर ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक
PDCL का बड़ा जबरदस्त था, इसको तो रेडी रहने देते हैं, और PDCL का एक DSL ले लिया, यूं समझ लें ये मेरा DSL है, यूं समझे। मेरे पास यहाँ पे PC1 है, मेरे पास यहाँ पे PC2 है, यहाँ पे PC3 है, ओके। ले जी, मेरे पास यहाँ पे PC1 है, PC2 है, और मेरे पास यहाँ पे PC3 है, PC4 है, ओके। तो मैंने इन तमाम कंप्यूटर्स को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, PC1 को कनेक्ट कर दिया, PC2 को कनेक्ट कर दिया, PC3 को कनेक्ट कर दिया, और PC4 को कनेक्ट कर दिया। और ये बात आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आपके नेटवर्क की तमाम डिवाइसेस का एक अदद मैक एड्रेस भी है। ये मैक एड्रेस है जी, CC इसके साथ तो, और आपको इस चीज का भी बखूबी आइडिया है कि हमने अपनी तमाम डिवाइसेस को एक अदद IP एड्रेस भी दिया होगा, ठीक है जी। और इसका .2 है, इसका .3 है, इसका .4 है, और इसका .5। यहां तक अगर आप CCNA भी पढ़ते हैं ना, तो यहां तक आपको पता है कि हर कंप्यूटर को एक नाम होगा, PC1, PC2, PC3, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम। हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होगा जो कि हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, कंपनी की तरफ से इम्बेंड होके आता है। हर कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए एक अदद IP एड्रेस की जरूरत है जो हम असाइन करते हैं। और ये बात भी हमने CCNA में भी पढ़ी हुई है कि आपकी तमाम डिवाइसेस लाजमी तौर पे आपस में, उनके दरमियान में एक कॉमन नेटवर्क होना लाजिम है। कॉमन नेटवर्क, एक सिंपल नेटवर्क की मैं जुबान बता रहा हूं। अब यहां पे एक DSL का कनेक्शन, DSL जो है वो आपका PC1 के साथ कनेक्ट है। मिसाल के तौर पे इंटरनेट का कनेक्शन किसी भी तरह से उसका कंट्रोल PC1 या हमने सिंपल कहानी खत्म कर दी है, DSL हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, DSL के ऊपर पोर्ट दी, हमने DSL को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर जो है, ये प्रिंटर फिजिकली कनेक्ट किया हुआ मैंने PC2 के साथ, ठीक है। अब जरा गौर करने वाली बात है, आपकी वो डिवाइस जो IP इनेबल्ड है 192.168.1.0, वो डिवाइस जो IP इनेबल्ड है, उसको तो सिंपल आप लैन केबल के जरिए से आप अपने स्विच के साथ कनेक्ट कर दें और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं IP इनेबल्ड डिवाइस को उसके IP के थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको कनेक्ट किया हुआ है स्विच के साथ, और स्विच की बाकी पोर्ट के साथ ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। और इस वक्त नॉर्मली तौर पे आपका ये जो DSL है, ये DSCP के तौर पे भी काम कर रहा होता है, यानी IP एड्रेसेस भी दे रहा होता है। तो आपके ये तमाम कंप्यूटर्स को जो IP एड्रेस है, ऑटोमेटिकली आप घर में हो, वाईफाई यूज कर रहे हो या ऑफिस में हो, तो आप जैसे ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके कंप्यूटर को कोई ना कोई IP एड्रेस मिल जाता है। और वो IP एड्रेस जो मिलता है वो बेसिकली जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ये कंप्यूटर DSC पे रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और वो रिक्वेस्ट से DSC पे सर्वर के पास जाती है और इसको IP एड्रेस मिल जाता है। ओके, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, और इसको भी मिल गया, और इसको भी मिल गया। नेक्स्ट, इन तमाम लोगों को DSCP के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि हमारा डिफॉल्ट गेटवे जो है वो 192.168.0.1 है, जो कि DSL डिवाइस का IP एड्रेस है। अब आपके पास वर्कू बेस्ड नेटवर्क में यहां तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, आप क्या करते हैं कि आपका ये जो पहला PC1 है, आप यहां पे क्रिएट करते हैं user1 और क्रिएट करते हैं user2, और इसी तरह से PC2 के ऊपर आपने यूजर क्रिएट किया user3 और user4। आपने फिर वक्त ये दो की मिसाल ले रहे थे, बाकी की बात ही छोड़ देते। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे इस बात का जवाब देना है आपने। अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई है, user1 मैंने किस मशीन पे क्रिएट किया? user1
PC1 पे क्रिएट किया। अगर यूजर 1 PC4 को आके ऑन करे और जब PC1 ऑन होगा तो उससे यूजर नेम पूछा जाएगा और वो लिखे user1 और उसके बाद पासवर्ड पूछा जाएगा और वो उसका पासवर्ड भी दे दे जो भी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे वो लिख के इंटर करेगा ये यूजर नेम और पासवर्ड PC4 के पास, इसके पास इसकी एक ड्राइव है, PC4 के पास एक सी विंडोज सिस्टम 32 और उसके अंदर एक फाइल है सैम फाइल। क्यों जी, यहीं पे है? हाँ नहीं, ETC में नहीं है, ETC में पक्की बात है। सैम चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये जो आप लोकल यूजर बनाते हैं ना, लोकल यूजर जो किसी भी कंप्यूटर पे बनाते हैं, चाहे वो विंडोज 7 पे, विंडोज 8 पे, विंडोज 11 पे, लोकल यूजर जो क्रिएट किया जाता है ना, चाहे वो स्टैंड अलोन सर्वर पे क्रिएट किया जाए, वो लोकल यूजर उस मशीन की लोकल डेटाबेस फाइल में सेव होता है और उस डेटाबेस फाइल को सैम फाइल कहते हैं। दिस इज द सैम फाइल और वो यहां पे सेव होती है। ये यहां पे सेव हुई है। देखते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर वो फाइल अगर नजर आती है तो चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं अगर बात गलत है। सी ड्राइव, विंडोज सिस्टम 32 और सिस्टम 32 में जाएंगे आप ETC के अंदर। जी ETC नहीं है ना, देखा ये कॉन्फिग में है। हाँ ये कॉन्फिग में होगी। ये कॉन्फिग के अंदर, ये देखें ये सैम फाइल ये कॉन्फिग के अंदर है। ETC में तो हो ही नहीं सकता, इसी का पास ही है। सिस्टम 32 और सिस्टम 32 के अंदर आपको एक फाइल फोल्डर नजर आएगा और उस फोल्डर का नाम है जनाबे अली कॉन्फिग। और उस कॉन्फिग के अंदर एक फाइल नजर आएगी जिसको सैम फाइल कहते हैं। बेसिकली ये वो सैम फाइल है जहां पे आपके लैपटॉप के ऊपर जो यूजर्स आप क्रिएट करते हैं वो यहां पे आके सेव होते हैं। बताएं आपको ये सबको पाथ समझ आ गया? क्यों जी? जी सबको पाथ समझ आ गया? हसन साहब आपको आवाज आ रही? सर आ रही है। मैंने कहा आपको ये पाथ समझ आ गया कि ये फाइल ये कहां पे जाके सेव हुआ है? सैम फाइल के अंदर। अब आप में से किसी भी बंदे के पास एक लैपटॉप था, उस लैपटॉप के अंदर उसने यूजर्स क्रिएट किए। मैं दिखा देता हूं कैसे बनेंगे, कैसे वो यूजर क्रिएट होते हैं। ये देखें, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाएं, राइट क्लिक करें यहां पे, ये देखें कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाएं। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके आप ओपन करेंगे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। ये देखें लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। इस लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में यहां पे आके आप क्रिएट करेंगे अपने यूजर्स जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। सर्वर में भी ये लोकल यूजर्स यहीं पे क्रिएट होंगे और विंडोज 8 में, विंडोज 11 में, विंडोज 10 में यहीं पे क्रिएट होते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके आप लोकल यूजर्स क्रिएट करते हैं। अब मैं लोकल यूजर्स क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जांपल न्यू यूजर, तवज्जो करना, मैंने कहा यूजर 1 क्रिएट हो गया, नाम उसका क्या था? टेस्ट, और मैंने इसको क्रिएट कर लिया। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, आप यूजर क्रिएट करते हैं और उसका पासवर्ड 1 2 3 रख देते हैं और ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे वो यूजर लॉगिन करेगा तो उसको एक प्रॉम्प्ट आएगा, भाई अपना पासवर्ड चेंज कर लो, और हर यूजर अपना अपना पासवर्ड अपनी मर्जी से रख सकेगा। इसका ये फायदा है। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। मिसाल के तौर पे विजिटर्स हैं, आपने विजिटर्स के लिए यूजर्स बना लिए, विजिटर 1, विजिटर 2, विजिटर 3, लेकिन आप चाहते हैं कि ये विजिटर आज है कल चला जाएगा, लेकिन ये पासवर्ड कहीं चेंज ना कर दे ताकि ये यूजर नेम किसी और के इस्तेमाल में नहीं आएगा बाद में, तो ये ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तीसरी ऑप्शन है पासवर्ड नेवर एक्सपायर।
42 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाता है। आज मैंने एक यूजर क्रिएट किया, उसका एक पासवर्ड रख दिया, 42 डेज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 42 डेज जैसे मुकम्मल होंगे, उसको स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, चेंज योर पासवर्ड। ये सिक्योरिटी है। वैसे तो आपको चाहिए कि हर हफ्ते में सिक्योरिटी रीजन में पासवर्ड चेंज करें, लेकिन आम यूजर के पासवर्ड बेशक ना चेंज करें, एडमिनिस्ट्रेटर अपने रैंडमली पासवर्ड चेंज करते रहे फॉर सिक्योरिटी रीजन में। अकाउंट इज डिसेबल का मतलब ये होता है कि एक यूजर है, फॉर एग्जांपल वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चला गया, उसकी एब्सेंस में उसका यूजर कोई दूसरा ना यूज कर ले, आप उसका अकाउंट डिसेबल कर दें और जब वो वापस आएगा तो इनेबल कर दें। तो दिस इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट था यूजर क्रिएशन के हवाले से, मैंने बता दिया। आगे पासवर्ड नेवर एक्सपायर और यूजर क्रिएट हो गया। ओके, पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा, मैं पासवर्ड दे देता हूं, शायद मैंने पॉलिसी रखी भी है तो मैं इसका पासवर्ड रख देता हूं। ओके, यूजर क्रिएट हो गया जी। अब मैं यूजर 2 बनाता हूं, यूजर 2, और इसका भी नाम कुछ भी रख दें और पासवर्ड नेवर एक्सपायर और पासवर्ड इसका कुछ रख दें। अच्छा, अगर आप बगैर पासवर्ड के यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो यूजर आप देखिए, मैं पासवर्ड बगैर रखे, मैं पासवर्ड के बगैर मैं यूजर क्रिएट करता हूं, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी विंडोज के अंदर, ये मेरा लैपटॉप है ना, मेरा जाती लैपटॉप है, तो मैंने अपने जाती लैपटॉप के अंदर मैंने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये देखें, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में जाके मैंने अपने जाती लैपटॉप के अंदर कुछ सिक्योरिटी अप्लाई की। आप लोग अपने अपने लैपटॉप पे भी लगा लेंगे। मैंने अकाउंट पॉलिसी में गया और वहां पे पासवर्ड पॉलिसी में गया, और कल आपको याद है कि पासवर्ड पॉलिसी मैंने दिखाई थी, मिनिमम लेंथ 0 थी, तो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर फॉर सिक्योरिटी रीजन ये रिस्ट्रिक्शन रखी है कि अगर मैं यहां पे कोई यूजर क्रिएट करूंगा तो वह बगैर पासवर्ड के क्रिएट नहीं होगा, मुझे उसका पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो ये मैंने कहा है। और ये देखें, यहां पे आपका पासवर्ड 42 डेज में एक्सपायर होता है। मैं कहता हूं नहीं जी, ये यूजर जो है ना, ये मेरे पास आ रहे हैं, ये इनकी 3 दिन की ट्रेनिंग है और 3 दिन के बाद इनके पासवर्ड एक्सपायर हो जाने चाहिए। तो आप यहाँ पे यूजर की पासवर्ड जो एज है, वो एक्सपायरी डेट वो 3 डेज रख दें, 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उनके पासवर्ड एक्सपायर हो जाए। तो यू कैन डू दैट, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप, पॉलिसी ये कहती है कि बगैर पासवर्ड के आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन तुसी कहते हो मैं करना है, तो आप यहां पे आए और अकाउंट को डिसेबल मोड में क्रिएट कर ले। अकाउंट अच्छा नहीं कर रहा, सॉरी, फिर उधर करके दिखा देंगे, रखना पड़ेगा जी इधर, उसमें मैं करके दिखा दूंगा आपको, इधर नहीं हो रहा। ओके जी, 2 यूजर क्रिएट हो गए, तीसरा यूजर जी, यूजर 11 जी। ओके जी, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ओके जी, यूजर 12 जी। ओके, क्लोज। अब आपने 4 यूजर क्रिएट कर दिए। ये हैं तमाम लोकल यूजर्स जो आपने अपने लैपटॉप पे क्रिएट किए हैं। अब आते हैं इसी डायग्राम के मुताबिक। अब एक यूजर मैंने क्रिएट किया था PC 1 के ऊपर जाके। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर वो यूजर जनाबे अली, अगर वो यूजर 1 PC 4 को आके ऑन करता है और यहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके इंटर करता है, मुझे बताएं क्या वो लॉगिन होगा या वो नहीं लॉगिन होगा? बस ये मेरा सवाल है आपसे, ये मुझे जवाब दे दे। सर नहीं होगा लॉगिन। क्यों? क्योंकि सर PC 1 के ऊपर हमने यूजर 1 और यूजर 2 को दिया है ना एक्सेस। नहीं, एक्सेस गलत है लफ्ज। हमने यूजर PC 1 पे क्रिएट किया, ये जवाब है इसका, ऐसे जी सर। हमने यूजर 1 और यूजर 2 PC 1 के ऊपर क्रिएट किया है, और ये दोनों यूजर PC 1 की विंडोज के अंदर, PC 1 के ऊपर जो विंडोज का फोल्डर है उसके अंदर, सिस्टम 32 के फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग के अंदर सेम फाइल में सेव है इस कंप्यूटर के अंदर, इधर नहीं है वो। आप कहेंगे सर इनका अकाउंट हमने PC 1 पे क्रिएट किया है, PC 4 पे इनका अकाउंट क्रिएट नहीं किया, लिहाजा ये यूजर PC 4 को यूज
नहीं कर सकते। जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर ये वर्क ग्रुप में होगा? हाँ जी, अभी अभी सिर्फ वर्क ग्रुप की बात मैं अभी बताने लगा हूँ। अभी वर्क ग्रुप ही डिस्कस हो रहा है, बट डोमेन तो डिस्कस ही नहीं ना हो रहा, अभी तो वर्क ग्रुप के ऊपर हो रहा है। ठीक होगा। तो दोबारा से इसको रिपीट करता हूं मैंने यूजर 1 और यूजर 2, हसन आप मुझे हेल्प करो, यूजर 1 और यूजर 2 कहां पे क्रिएट किए हैं? पीसी 1 पे सर। और वो मैंने क्रिएट करना सिखाया आपको, अभी अभी करके दिखाया अपने लैपटॉप पे। ओके, बिल्कुल। सर यहाँ पे इसी एक तरह क्वेश्चन आता है दी कि सुने, ये जो यूजर मैंने क्रिएट की है ना, ये यूजर इसी तरह से तमाम विंडोज पे क्रिएट होंगे, इवन के आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी होंगे, लेकिन डोमेन पे ऐसे नहीं क्रिएट होंगे। जब आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड अलोन होता है ना, सर्वर मशीन स्टैंड अलोन होती है, तो एक नॉर्मल विंडो ही है, ठीक है ना? तो डोमेन तो वो बाद में बनती है जब उसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। जी, सवाल पूछ रहे हैं आप, सवाल पूछने देते। सर क्वेश्चन ये है कि ये यूजर सॉरी जो हम बना रहे हैं ये हमारे उधर सैम फाइल में तो शो होंगे, लेकिन जब ये इस सी में जाते हैं और यूजर्स में जाते हैं, ये वहां पे भी तो शो हो रहे होते हैं ना, वहां पे तो हो रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, अभी इसको समझो, सिर्फ पहले मेरी बात का जवाब दो। ये इन दो चीजों को मैं अभी क्लियर करता हूं, मैं सैम फाइल को क्यों डिस्कस किया उसको मैं बताता हूं बाद में, ठीक है? मुझे ये बताओ कि ये दोनों यूजर आपने पीसी 1 पे क्रिएट किए, एम आई राइट? सर। ओके, यानी अगर मैं पीसी 1 को ऑन करता हूं तो मैं यूजर 1 के थ्रू भी पीसी 1 के ऊपर लॉगिन हो सकता हूं, यूजर 2 के थ्रू भी लॉगिन हो सकता हूं। ये बात दुरुस्त है, यहां तक समझ आ रही? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अच्छा अब आते हैं पीसी 2 को। तो पीसी 2 के ऊपर कौन से दो यूजर्स क्रिएट किए मैंने? सर 3 एंड 4 क्या पीसी 2 को यूजर 1 और यूजर 2 यूज कर सकते हैं? कर सकते सर। कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अकाउंट पीसी 2 के ऊपर है ही नहीं है। तो वर्गो बेस्ड नेटवर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपको हर मशीन के ऊपर अलग अलग यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं यूजर 1 पीसी 2 को यूज कर सके, तो आपको यूजर 1 का अकाउंट इधर भी क्रिएट करना पड़ेगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यूजर 1 का अकाउंट इधर भी क्रिएट करना पड़ेगा और यूजर 1 का अकाउंट इधर भी क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, या कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस थोड़ी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? समझ आ गया? वर्क बेस्ड नेटवर्क में यूजर ऑथेंटिकेशन कंप्यूटर बेस होती है, आपको हर कंप्यूटर पे यूजर्स अलग अलग क्रिएट करना पड़ेंगे। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्क बेस्ड नेटवर्क। ठीक, अब सवाल मैंने ये बताया आपको, पहला कॉन्सेप्ट बता दिया वर्क बेस्ड नेटवर्क में, ये समझ आ गया ना आपको? जी सर आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके नेटवर्क के अंदर 4 यूजर हों, मिसाल के तौर पे यूजर 1 हो, यूजर 2 हो, यूजर 3 हो, यूजर 4 हो, तो मेरे भाई आपको ये सारे के सारे यूजर आपको तमाम कंप्यूटर्स पे क्रिएट करने पड़ेंगे। पीसी 1 पे भी, आपको पीसी 3 पे भी, आपको पीसी 4 पे भी, तब जाके ये यूजर तमाम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? डिसेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन समझ आ गया आपको? जी, क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट यस पॉइंट। सर। मैंने आपको ये क्यों बताया कि ये जो यूजर्स आप क्रिएट करते हैं वो सैम फाइल के अंदर क्रिएट होते हैं। देखें, मैंने कुछ दिन पहले अपने यहाँ पे एक हमारे बड़े अच्छे एक्टिव एक स्टूडेंट है, शहबाज साहब, उनको मैंने एक असाइनमेंट दी। मैंने कहा यार ये मेरा एक लैपटॉप है, इसके ऊपर मैंने एक यूजर क्रिएट किया था शफकात, और शफकात जो था वो इस लैपटॉप का एडमिन था। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें और भी बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर होता है ना, वो आपके लैपटॉप का मालिक होता है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑल इन ऑल होता है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर वो कुछ भी कर सकता है, और एक यूजर ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी राइट नहीं होते, और वो होता है गेस्ट। जाएं आप अपने अपने लैपटॉप में अभी चेक करके मुझे बताएं कि आपके लैपटॉप में एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट मौजूद है और आपके लैपटॉप में गेस्ट का अकाउंट भी मौजूद होगा, लाइक दिस वन। ठीक है, सारे लोग अपने अपने लैपटॉप को चेक करें, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके देखें है।
जी मुझे बताएं कंप्यूटर चेक करके सारे। हाँ जी आप लोगों ने चेक किया है ना? यस तो सर, है सर। अब सुने, एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट हो गया ये आपका मालिक है, आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंट्रोल है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास है और गेस्ट के पास कुछ भी नहीं है। तो आज एक बात याद रखो, जब भी आप ऑन करेंगे तो आपका गेस्ट अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और इसको इनेबल कर लेना, यहां पे अकाउंट इज इनेबल कर लेना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जब भी अपना लैपटॉप किसी दोस्त को देना हो, मिसाल के तौर पे, तो आप, वो कहता है भाई जरा लैपटॉप तो मुझे देखने दो, आप अपने अकाउंट से लॉग ऑफ करो, गेस्ट अकाउंट से लॉग इन करो और लैपटॉप उसको पकड़ा दो। अब वो आपके लैपटॉप के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकता क्योंकि गेस्ट अकाउंट के पास ये प्रिविलेजेस नहीं होते, वो की चीज रिमूव नहीं कर सकता। जी कॉन्सेप्ट समझ आ गया गेस्ट अकाउंट का आपको सबको? हर ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 2 यूजर वहां पे जरूर होंगे। और आते हैं, ये मेरे पास सर्वर 1 मौजूद है, पीछे चेक कर लेते हैं। ये देखें सर्वर 1 है, मैंने सारा, आपको पता है मैंने स्नैपशॉट लिया था और मैंने दोबारा से रिस्टोर कर लिया उसको, स्नैपशॉट को मैं दिखाऊंगा। ये देखें, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सर्वर मैनेजर पे, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सिर्फ दिखाता हूँ आपको लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। ये देखें, यूजर्स को ओपन करो और यूजर पे मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटर नजर आ रहा है और एक गेस्ट नजर आ रहा है। गेस्ट यूजर बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। मैंने जो आपसे थोड़ा सा टाइम लिया था ना, वो मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे प्रॉब्लम थी, इसमें VMware टूल्स इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने मैग्नीफायर कर लिया। फिर मैंने कहा चलो लेक्चर तो कराऊं ना मैं। जी आपको ये गेस्ट अकाउंट नजर आ रहा है आप मैग्नीफायर की मदद से? ये देखिए, अब आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और आप इसको, अकाउंट इज डिसेबल्ड है, इसको अनचेक कर लें। ठीक है, अब आप लाइक करें और अब आप अपनी इस मशीन को, ये देखें गेस्ट अकाउंट है ना, तो अब आप इस मशीन को जरा देखते हैं। मैं सर्वर 1 को लॉग ऑफ करता हूं, साइन आउट करता हूं सर्वर 1 को। सर्वर 1 को लॉग आउट करने के बाद ये देखें, मैं सर्वर 1 के ऊपर लॉग इन करता हूं, देखिए देखिए गेस्ट अकाउंट से लॉग इन करते हैं, मैं गेस्ट अकाउंट से लॉग इन हो गया। ठीक है, अब गेस्ट अकाउंट से लॉगिन होने के बाद मैं अपने सर्वर 1 के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं हम क्या कर सकते हैं। लेट मी चेक। ओके, लोकल सर्वर, मैं इसका विंडोज फायरवॉल है। ओके, क्या कह रहा है ये देखे जरा। कहता भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों जी, समझ आई आपको बात? आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है। तो एक तो ये चीज समझ आ गई कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 यूजर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक गेस्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल राइट्स हैं, गेस्ट के पास कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर होगी बात आपको? यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने ये कहा कि मेरा ये जो कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप था, इसके ऊपर इसका एक यूजर था एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे उसका पासवर्ड भूल गया है, मुझे उसका पासवर्ड भूल गया है। तो आप इंटरनेट से आज जाके चेक करें, नहीं तो मैं शहबाज साहब से कहूंगा कि वो प्लीज वो फाइल का लिंक या वो ग्रुप में शेयर करें, सैम फाइल क्रैकर जी। आप नेट पे स्टडी कर लीजिएगा। अगर आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं और आप उस पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं या ब्रेक क्रैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आपकी मशीन स्टैंड अलोन होती है तो उसका जो यूजर क्रिएट होता है वो सैम फाइल में होता है और अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाएं तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये चीज आपको बताने की कोशिश की और मेरे ख्याल में यहां तक आपको एक बात समझ आ गई। क्यों जी? उस फाइल को हम बूटेबल बना के मतलब यूज हाँ करेंगे जी, लैपटॉप पे। हाँ जी, जी 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 जी, ऐसे ही ऐसे ही। नेक्स्ट पॉइंट है ये है जी, हमने देखा वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क में किसी भी मशीन के पास होस्ट नेम होना चाहिए, एक आईपी एड्रेस होना चाहिए और वो तमाम
जो मशीन्स जो तमाम मशीन्स हैं, हर मशीन के ऊपर आपको अलग अलग यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट, आपकी तमाम मशीन्स के ऊपर एक तो वर्क ग्रुप कॉमन होना चाहिए, मस्ट बी कॉमन, कोई भी रख लें। और दूसरे नंबर पे आपके तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर एक सर्विस होनी चाहिए, फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग। याद रखें, देखिए वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क बनाना आसान है, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू कॉन्फ़िगर है। आपको कुछ भी नहीं करना। बाय डिफॉल्ट अगर आप गौर करके देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क बनाना तो बहुत ही आसान है। फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल होती है और वर्क ग्रुप बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप ही होता है। और उसके बाद कुछ आपने नहीं करना, आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कोई भी फोल्डर बनाएं। जैसे ये कंप्यूटर PC3 है, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर है, उसको शेयर करना है। वी कैन शेयर, मैं चेक करवाता हूँ अभी आपको। आपके पास PC2 के साथ प्रिंटर अटैच है, आप PC2 के ऊपर प्रिंटर को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ताकि PC3, PC4, PC1 उसको यूज कर सके। तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क क्या है, तो आप कहेंगे वर्क ग्रुप बेस एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई बाउंड्री नहीं है। आप कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, हर कंप्यूटर का एक यूनिक नेम होगा, हर कंप्यूटर के पास एक यूनिक आईपी होगा, और आपके तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर एक कॉमन नेटवर्क ग्रुप वर्क ग्रुप कॉन्फ़िगर होगा, और तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस इनेबल होगी। और आपको हर कंप्यूटर पे अलग अलग यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क बनाते क्यों हैं? सिर्फ जस्ट टू शेयर रिसोर्सेस, जस्ट टू शेयर रिसोर्सेस एंड नथिंग एल्स। सर अगर तो चारों पीसी जो हैं इन सब की विंडोज डिफरेंट हो, मतलब एक और Windows कोई 7 सर चलती मसला ही कोई नहीं है है, सर, चलती है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मसला ही कंपैटिबिलिटी कोई का नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू ही नहीं है। आप कहते हैं जी PC1 के ऊपर सर्वर 2012 इंस्टॉल है, PC2 के ऊपर सर्वर 2016 इंस्टॉल है, लेकिन स्टैंड अलोन। PC3 के ऊपर XP है जी, PC4 के ऊपर विंडोज 7 है जी, PC5 के ऊपर विंडोज 10 है जी। भाई नथिंग नथिंग नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल आपके तमाम कंप्यूटर्स पे जाएं, अपने तमाम कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी लें, जरा आए, आप जाएं ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग पे जाएं जी, इथरनेट अडाप्टर पे जाएं, चेंज अडाप्टर ऑप्शंस पे जाएं। आप अपने लैन कार्ड या वाईफाई की प्रॉपर्टीज को पकड़े तो देखें सबसे पहले क्या आपके इस कंप्यूटर के ऊपर फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस इंस्टॉल है या नहीं जी। फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस नजर आ रही सबको? क्यों जी? आपके कंप्यूटर के पास प्रॉपर्टीज में, मैं इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ले लेता हूं और मैं इस कंप्यूटर की, और देखें आप इसके स्टेटस में जाएं वाईफाई के, और ये देखें डिटेल्स में जाएं, ये देखें मेरे कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस मौजूद है या नहीं, 192.168.100.37 और DHCP से मिला हुआ है, और ये इसका मैक एड्रेस भी है हर कंप्यूटर के पास, ठीक है ना? आईपी भी है, मैक भी है, और फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग सर्विस भी है। आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब मैं अपने लैपटॉप की प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। ये देखें मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप की ये कंप्यूटर पे जाके प्रॉपर्टीज दिखाता हूं आपको। ये प्रॉपर्टीज पकड़े, उस प्रॉपर्टीज में यहां पे देखें आप, ये देखें मेरे कंप्यूटर का, यहां पे आ जाएं आप, विंडो स्पेसिफिकेशन, एक मिनट, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये देखें कंप्यूटर नेम में आए, और ये देखें बाय डिफॉल्ट मेरा ताल्लुक किससे है? वर्क ग्रुप से। अब आप सिंपल यहां पे आए और किसी भी कंप्यूटर पे जाके आप सिंपल किसी भी कंप्यूटर पे जाके आप ये वाली सर्विस इसको चलाए। ये देखें नेटवर्क पे, ये देखें जरा, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, मेरा कंप्यूटर स्कैन करेगा और मुझे नेटवर्क के ऊपर जितने भी मेरे नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे वो मुझे यहां पे नजर आ जाएंगे वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क में। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको सबको? वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क में हर कंप्यूटर जो है वो आपको यहां पे नजर आ जाएगा। इट्स नॉट एन इशू।
जी कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, यूजर आपको अलग से मैनेज करने पड़ेंगे, हर मशीन के ऊपर अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ऑटो शो हो जाएंगे मतलब ऑटो शो होंगे, नेटवर्क पे? बिल्कुल होंगे। एक चीज और है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप जब एक्सेस यहाँ भी पे, कर लेंगे हम यहाँ से बैठ जी जी बिल्कुल, ये देखें ना, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप इसको ओपन कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फिल वक्त तो फायरवॉल वगैरह की वजह से आप डबल क्लिक करेंगे तो आप हर कंप्यूटर को ओपन कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। जैसे हम फाइल शेयर करते हैं मतलब हाँ हाँ जैसे मैंने बिल्कुल ए करें, ड्राइव शेयर की हुई है, बिल्कुल अब करूंगा। उस ए ड्राइव को मैंने शेयर किया है तो तब वो इधर शो होगा या जस्ट नेटवर्क की जी वजह जी से पूरे बिल्कुल, पूरे खुद ही शो हो नहीं जाएगा? नहीं, ना ना ना, जब शेयर करेंगे मैं अभी दिखाता हूं आपको, यहाँ पे नहीं, मुझे ये सिनेरियो नेक्स्ट में मैं बनाता हूं। लेकिन अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि अगर आप वर्कग्रुप बेस्ड नेटवर्क बनाते हैं तो देयर इज नो बिग डील। आप तमाम कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देंगे, वर्कग्रुप कॉमन होगा सबका, हर एक का होस्ट नेम यूनिक होगा, और अगर यूजर बनाने तो हर एक मशीन पे अलग अलग जाके यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स फिनिश, आपका वर्कग्रुप बेस्ड नेटवर्क बन जाए। और वो वर्कग्रुप बेस्ड नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कंप्यूटर मैनेजमेंट में, सॉरी ये यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे यहाँ पे ये नेटवर्क ऑप्शन में वो जितने भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क के ऊपर मौजूद होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे, 2 3 4। अब यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैंने आपको यूजर तो क्रिएट करने सिखा दी है। मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूं और कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाता हूं। 2 3 चीजें जिसका वास्ता आगे पढ़ना मैं चाहता हूं उनकी बेस यहीं पे बन जाए, मेरी कहानी मुक जाएगी, आगे मुझे इतना खपना नहीं पड़ेगा। बताएं आपको लोकल यूजर्स क्रिएट करने आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? क्यों जी, ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको ये भी पता चल गया कि यूजर बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और एक गेस्ट होता है, बाकी आप अपने यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप्स की बारी करते हैं। ग्रुप्स, अब ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? ईज ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अब आप कहते हैं कि इनमें से ना मैं एक ग्रुप बनाता हूं, न्यू ग्रुप, सिंपल ग्रुप का नाम मैं कहता हूं सिस्को स्टूडेंट्स, ओके। और मैं इसमें ऐड कर सकता हूं अपने कुछ यूजर्स। एडवांस में जाके यहां पे सर्च करना है तो आप बेशक सर्च कर लें, फाइंड नाउ पे जाएं, यहाँ पे यूजर्स आ जाएंगे, ये देखें सिंपल, ये देखें आप यहाँ पे ये नीचे देखें, आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, दोबारा से ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लें, न्यू ग्रुप क्रिएट करें, ग्रुप का नाम रख लें सिस्को स्टूडेंट्स, और आप ऐड करें। ये आप यहाँ पे या तो यूजर को ये, अच्छा मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, जैसे मैं यू लिख के चेक करता हूं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मेरे जितने भी यूजर्स मैंने क्रिएट किए उनका नाम क्या था? जी क्या नाम था? यूजर्स आगे नंबर्स 1 2 3। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। अगर मैंने यहां से यू लिख के इंटर किया है, स्टैरिक भी लगा देता हूं, तो उसको बेसिकली ऐसे तमाम यूजर के नाम दिखाने चाहिए ना जिसके शुरू में यू हुआ था। बिल्कुल सर। नहीं दिखा रहा। लेकिन यही काम जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद करूंगा ना तो देखना दिखाएगा। वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो मेंटेन करता है उसको ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कहते हैं। उस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर की वजह से सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। अभी नहीं है फास्ट सर्चिंग, अभी आपको पूरा लिखना पड़ेगा यूजर, नहीं यूजर 1 करो। अब देखो कहता हाँ अब मुझे समझ आ गई, यू आर टॉकिंग अबाउट पीसी एचपी, ये कंप्यूटर का नाम है और उस कंप्यूटर के अंदर एक यूजर, उसका नाम क्या है? यूजर 1। ये जो पीसी एचपी है ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। आप दोबारा से ऐड करें, सिंपल आप एडवांस पे जाएं, सिंपल फाइंड करें और आपके ये तमाम यूजर्स जो है वो आ जाएंगे। इनमें से जो यूजर आपके सिस्को के स्टूडेंट है, जैसे यूजर 1 है और जैसे यूजर 2 है, कंट्रोल दबा के यूजर 2 को भी सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें। मैंने PC-HP जो मेरा लैपटॉप का होस्ट नेम है उसके ऊपर जो यूजर 1 और यूजर 2 है दोनों को मैंने इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया और क्रिएट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें सिस्को स्टूडेंट्स।
जी, एनी प्रॉब्लम किसी भी बंदे को? नो सर। मैं फिर एक ग्रुप और क्रिएट कर देता हूं। मैं कहता हूं जी MCSE स्टूडेंट्स। मैंने एक ग्रुप बना दिया और सिंपल क्रिएट कर दिया। ओके, ये क्रिएट हो गया। देखें MCSE स्टूडेंट्स। जैसे मैं MCSE स्टूडेंट्स के ग्रुप को डबल क्लिक करता हूं, देखें यूजर के ऊपर सिंगल आइकॉन है और ग्रुप के आइकॉन के ऊपर दो दो बंदों का आइकॉन है। ये देखिए, आप चेक कर लीजिएगा। MCSE स्टूडेंट्स को ओपन करता हूं, अब इसमें ऐड करता हूं, एडवांस में जाता हूं, फाइंड नाउ पे क्लिक करता हूं। अब MCSE यूजर जो हैं वो मेरे दो हैं, एक यूजर 11 और एक यूजर 12। इन दोनों को मैंने MCSE ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। अप्लाई, ओके। मुझे बताएं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मैंने यूजर्स बनाए और यूजर को मैनेज करने के लिए मैंने ग्रुप्स में ऐड कर दिए। ग्रुप्स बनाए जाते हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, यानी सेल्स के यूजर सेल्स के ग्रुप्स के अंदर डालेंगे, मार्केटिंग के यूजर मार्केटिंग के ग्रुप के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सिस्को के स्टूडेंट्स है सिस्को के ग्रुप में, माइक्रोसॉफ्ट के स्टूडेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट के ग्रुप में, मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट के अलग, इवनिंग शिफ्ट अलग। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो आपको लोकल यूजर्स बनाना आ गए और लोकल ग्रुप भी बनाना आ गए। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बता सकते हैं मुझे। और ये कहां पे बनते हैं ये मैंने बता दिया आपको, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। जी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि मैंने यूजर्स भी बना लिए, मैंने ग्रुप्स भी बना लिए। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज, आप सर कहते हैं कि मैं चाहता हूं, तवज्जो से देखना, आप कहते हैं सर मेरे लैपटॉप के ऊपर बहुत डाटा है, सिस्को का भी है माइक्रोसॉफ्ट का भी है, तो सर मुझे पता चला कि नेटवर्क में मेरे अलावा भी लोग हैं, तो क्या वो मेरा डाटा यूज कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा नेट शेयर एक कमांड है, नेट स्पेस शेयर। इससे तुम चेक कर सकते हो आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी ड्राइव, कौन कौन सा फोल्डर शेयर्ड है। तो यहां पे बेसिकली ये रिसोर्स का नाम है और ये उसका शेयर नेम है। याद रखें, ये रिसोर्स का नाम है और ये उसका शेयर नेम है। अगर देखें तो शेयर नेम के शुरू में डॉलर साइन आ रहा है एंड पे, इसको बोलते हैं हिडन शेयर। मैं अब आपको करके दिखाता हूं, दोनों चेक करते हैं। देखिए जी, CMD, सॉरी मैं माई कंप्यूटर पे जा रहा हूं, मैं दो फोल्डर बना रहा हूं, कहीं पे भी बना लेते हैं, कहीं पे भी बना लें, ये G ड्राइव में बना लेते हैं। मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद मैंने कहा स्टूडेंट्स डाटा, ये स्टूडेंट डाटा है, क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने यहां पर राइट क्लिक किया, न्यू, और मैंने कहा स्टाफ डाटा, या इसको, क्लियर हो गया, समझ गए मेरी बात? आप तवज्जो कीजिएगा, यहां पे मैं रीनेम करता हूं, यहां पे मैं करता हूं सिस्को स्टूडेंट्स डाटा, यूं कर लेते हैं। और यहां पे मैं करता हूं न्यू माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट स्टूडेंट्स डाटा। ये मैंने 3 फोल्डर बनाए हैं। अब मुझे बताएं, क्या स्टाफ का डाटा स्टूडेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए? होना चाहिए। स्टाफ का डाटा नहीं सर। नहीं सर, स्टाफ का डाटा तो सिर्फ स्टाफ को ही पता होना चाहिए। ओके हाँ जी ओके, अब जरा क्लियर करें, मैं क्या करने लगा, मैं ये फोल्डर शेयर करने लगा हूं। तवज्जो करें कैसे होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे, अभी तक मैंने इन तीनों फोल्डर्स को शेयर नहीं किया, नेट स्पेस शेयर, लिहाजा शेयरिंग लिस्ट में इनका नाम नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे भी इनका नाम। अब इनको शेयर करने लगा, राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहां पे शेयरिंग है। ये देखें, मैंने शेयरिंग पे क्लिक किया। फोल्डर का एक्चुअल नेम क्या है? सिस्को स्टूडेंट डाटा। नेटवर्क पाथ क्या है? अभी नहीं है, शेयर करता हूं, या इसको राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, एडवांस शेयरिंग में जाता हूं, यहां पे जोर करें। मैंने फैसला कर लिया क्या मैं इस फोल्डर को शेयर करूंगा।
अब आप शेयर करते हुए इसका एक्चुअल नाम कुछ और है, शेयरिंग नेम कुछ और रख दें। मैं कहता हूं ओए सिस्को वाले हो, दिस इज फॉर यू। मैं ऐसे भी रख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप सिंपल कह देंगे कि अगर आपने इसका शेयर नेम चेंज करना है, यू कैन चेंज इट। शेयर, मैं शेयर नेम करता हूं, मैं कहता हूं सिस्को डाटा, बस। और कितने लोग एक ही वक्त में इस फोल्डर को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? मैंने कहा 2, या मैंने कहा 5। अब नेटवर्क के थ्रू एक बंदा PC 4 पे बैठा है, एक PC 10 पे बैठा है, एक PC 9 पे बैठा है, और वो इस फोल्डर को शेयर करके यहां से अपना डाटा कॉपी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, स्लाइड्स डाउनलोड कर रहे हैं समथिंग। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द टेस्टिंग शेयरिंग फोल्डर। परमिशंस बाय डिफॉल्ट याद रखें, एवरीवन के पास फुल राइट्स होते हैं। आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है, मैंने इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर मैं डोमेन के ऊपर आपको खपना नहीं पड़ना, क्योंकि मैं आपको पहले खपा चुका हूं। डोमेन के ऊपर ये काम मैंने करना है, ये सारा काम डोमेन के ऊपर होना है, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, आपको समझ आए लोकल यूजर, आपको लोकल यूजर समझ आ गया, आपको डोमेन यूजर समझ आ जाएगा, आपको लोकल ग्रुप समझ आ गया, आपको डोमेन ग्रुप नजर समझ आ जाएगा, आपको शेयरिंग परमिशन समझ आ गई, आपको एनटीएफएस परमिशन समझ आ जाएगी। अब आप कहते हैं एवरीवन के पास बाय डिफॉल्ट रीड के राइट्स हैं, इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन आप ऐड करते हैं, आप कहते हैं नो 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 नो, हर बंदे के पास क्यों? ऐड करो, एडवांस में जाओ, फाइंड आउट करो, ये सिस्को का डाटा है तो इसके ऊपर सिस्को स्टूडेंट का राइट होना चाहिए। जी ये देखिए सिस्को स्टूडेंट ऐड कर देंगे वो वाला। ये देखिए ये सिस्को स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि मैं सिस्को के 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 20 स्टूडेंट को एक एक करके परमिशन देने के चक्कर में पढ़ूं, मैंने चुप करके सिस्को के ग्रुप को परमिशन दे दी। और देखें क्या की, तवज्जो करना, मैंने कहा सिस्को के स्टूडेंट्स तुम्हें मैंने इसके फुल राइट्स दे दिए, जाओ ओके अप्लाई करो ओके। अब देखो ये इसका नेटवर्क पाथ है, किसी भी बंदे ने, तवज्जो कर लेना सारे लोग, गौर से समझ लो, ये चीज जो आपको बता रहा हूं, ये चीज इसका नेटवर्क पाथ है। अब आप कोई भी बंदा आप में से मुझे कहता है सर वो प्लीज वो फोल्डर तो शेयर कीजिएगा सर जो आपने शेयर किया था, तो मैं कहूंगा यार ये नेटवर्क पाथ है, ये अपने लैपटॉप में, कोई भी बंदा आप में से अपने लैपटॉप में यहां पे जाके वो पाथ टाइप करते हैं, // कंप्यूटर का नाम जहां पे वो फोल्डर शेयर हुआ है और / शेयर नेम, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क पाथ। क्या अगर किसी बंदे ने मेरे इस फोल्डर के पास, ये फोल्डर सिस्को स्टूडेंट, ये जो फोल्डर है सिस्को स्टूडेंट्स डाटा, इस फोल्डर पे आना है नेटवर्क के थ्रू, तो वो ये पाथ यूज करके आएगा, // कंप्यूटर का नाम और आगे फोल्डर का शेयर नेम, तो उसके सामने मेरा फोल्डर नजर आ जाएगा। मैं करके देखता हूं, अगर हो गया तो // मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, PC-HB है, यही है, चेक कर लेना। ये देखें मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, PC-HB, ये देखें। ओके, तो नेटवर्क पाथ जो होता है वो बेसिकली होता है // और उसके बाद कंप्यूटर नेम होता है, ये देखें // आप किसी भी एक्सप्लोरर बार में जाएं, मैं इसको क्लोज करता हूं, ओके, आप लिखें // PC-HB कैप्स में लॉक करें, इंटर, वो देखें मेरा कंप्यूटर आ गया, ठीक है। और वहां पे देखें सिस्को डाटा फोल्डर नजर आ रहा है, ये नेटवर्क के थ्रू है और मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है, कैन नॉट एक्सेस, यू डोंट हैव परमिशन टू, क्योंकि इसके ऊपर राइट्स मैंने किसको दिए हैं, सिस्को यूजर्स को। ओके, अच्छा अब जरा गौर करें, मैं क्या करता हूं, तवज्जो से देखें, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी होल्ड प्लीज। मैं दोबारा से जाता हूं लोकल ड्राइव में, अब मैं नेटवर्क के थ्रू नहीं आ रहा, अब मैं दोबारा G ड्राइव में जा रहा हूं,
सिस्को स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तवज्जो से देखें। कहां पे जाना है? शेयरिंग में। कहां पे जाना है? एडवांस शेयरिंग में। वहां पे मैंने परमिशंस में जाके किसको परमिशन दी है? ये है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये क्या, मैं रिमूव करता हूं, ऐड कर देता हूं एवरीवन। एवरीवन, और एवरीवन को मैं क्या दे देता हूं? फुल राइट्स। ये भी ग्रुप है एक। ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके। और ये देखें, ओके। लेकिन जनाब, किसी भी बंदे ने नेटवर्क के थ्रू अगर मेरा फोल्डर ओपन करना है तो वो क्या करेगा? माई कंप्यूटर में, अपने माई कंप्यूटर में // लिखेगा। आगे कंप्यूटर का नाम या कंप्यूटर का आईपी, मेरे कंप्यूटर का आईपी भी लिखा जा सकता है, मेरे कंप्यूटर का नाम भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद उस कंप्यूटर में जो भी फोल्डर शेयर है वो यहां पे नजर आ जाएंगे। अब देखिए, मैं ओपन कर सकता हूं क्योंकि मैंने एवरीवन को क्या दे दी है? फुल राइट्स दी। तो अगर कोई भी बंदा मेरे इस फोल्डर को एक्सेस करेगा तो सिर्फ यूजर 1 और यूजर 2 एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने परमिशन किसको दी थी? सिस्को स्टूडेंट्स को दी थी। तो एवरीवन का मतलब है कोई भी यूजर रिमोटली मेरे इस फोल्डर को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब आपने जो फोल्डर शेयर किए हैं वो आपको यहां पे नजर आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं। आपने अपने इस लैपटॉप के ऊपर जो जो रिसोर्सेज शेयर किए हैं वो नेट स्पेस शेयर से नजर आ जाएंगे। क्या यहां पे नजर नहीं आ रहा मैंने एक फोल्डर शेयर किया जिसका नाम क्या है? एक्चुअल में वो कहां पे पड़ा हुआ है फोल्डर? जी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, उसका नाम क्या है? तो बेसिकली जब कोई बंदा नेटवर्क के थ्रू सिस्को डाटा को ओपन करता है तो आपका कंप्यूटर उसको रीडायरेक्ट करके कहां पे भेज देता है? जी ड्राइव में, इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, जिनको समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं समझ आई एक और सिनेरियो दे देता हूं। मैं वापस आता हूं, अपने लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ हूं और मैंने यहां पे एमसीएससी का फोल्डर जो है ये है, एमसीएससी का फोल्डर यहां पे मौजूद है। एडमिन, ये देखें ना, यहां पे एडमिन कहां पे था? स्टाफ डाटा। ये जरा गौर करना। राइट क्लिक करता हूं और एमसीएससी पहले करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और इंटरेस्ट अच्छा बन जाएगा। ले जनाब, सीसी सिस्को स्टूडेंट हो गया और उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट है। क्लियर है जी? ये एक फोल्डर है जी। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, शेयरिंग में जाते हैं और एडवांस शेयरिंग में जाते हैं। शेयर दिस फोल्डर। मैं इसका नाम चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट्स डाटा लिखा ना, तो मैं सिंपल लिख देता हूं एमसीएससी डाटा। शेयर नेम चेंज करना चाहें तो यू कैन डू। परमिशन बाय डिफॉल्ट एवरीवन के पास क्या राइट्स हैं? रीड के। मैं कहता हूं अगर आप ऐड करना चाहें, एडवांस में जाएं, फाइंड नाउ में जाएं, आप ग्रुप उठाएं, कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एमसीएससी स्टूडेंट्स का ग्रुप उठाएं। और एवरीवन को आपने कहा कि रीड के राइट्स हैं, लेकिन एमसीएससी स्टूडेंट्स के पास कौन से राइट्स हैं? फुल। देखें, फुल राइट्स जिसके पास होंगे वो इस फोल्डर में कोई भी चीज क्रिएट कर सकता है, कोई भी चीज डिलीट कर सकता है। लेकिन जो दूसरे यूजर्स होंगे ना, वो रीड तो कर सकेंगे लेकिन कोई फोल्डर या कोई फाइल डिलीट नहीं कर। रीड का मतलब ये होता है, फुल का मतलब होता है कुछ भी कर सकते हैं। यानी एमसीएससी ग्रुप के दो यूजर्स हैं, एक यूजर 11 और एक यूजर 12। जब वो नेटवर्क के थ्रू इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो उनके पास फुल राइट्स होंगे, बाकी सबके पास रीड के राइट्स हैं। ये मैंने यहां से एवरीवन को यहां पे राइट्स दिए, एमसीएससी को ऐसे अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। और ये देखें, अप्लाई करें, किसी बंदे ने इस फोल्डर को अगर नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना है तो /PCHP और आगे डाटा। अब दोबारा से मैं देखता हूं, तवज्जो करें, मैंने इस फोल्डर को शेयर कर दिया। अब // करता हूं, ये देखें /PC-HP। मैंने अपना नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर खोला तो उसने बताया भाई अब आपने अपने इस कंप्यूटर के ऊपर ये भी डाटा शेयर किया हुआ, ये भी। इसका मतलब है कि अगर आप लोग भी मेरे नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं तो आप अगर कोई भी ड्राइव शेयर करेंगे तो मैं उसको यहां से // करके इस तरह से एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन एक चीज, हिडन शेयर क्या है? हिडन शेयर क्या है?
वो ये है कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई फोल्डर शेयर हो तो वो नजर ना आए यहाँ पे। ये तो नजर आ रहा है ना, कोई भी बंदा जब नेटवर्क के थ्रू आएगा \/ करके मेरे कंप्यूटर का नाम लिखेगा तो उसको मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो भी फोल्डर शेयर है वो नजर आ जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एक फोल्डर है वो मैं शेयर करता हूं स्टाफ डाटा, और वो ये है, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, शेयरिंग में जाता हूं, शेयर में जाता हूं, सॉरी एडवांस शेयर में जाता हूं, शेयर दिस फोल्डर, शेयर नेम के आगे मैं $साइन लगा देता हूं, सिंपल, अप्लाई कर, ओके, क्लोज क्लोज। अच्छा, अब अगर आप देखना चाहें दोबारा से \/ करते हैं, मेरे कंप्यूटर का नाम लिखें। नेटवर्क के थ्रू जब आपने कोई भी फोल्डर एक्सेस करना है तो उसका तरीका ये \/ कंप्यूटर का नेम / फोल्डर का नेम जिसको एक्सेस करना है। जब आप करेंगे, क्या इस लिस्ट में स्टाफ डाटा कहीं पे नजर आ रहा है? वो शेयर है लेकिन दैट इज हिडन शेयर। जिस शेयर के आखिर में आप $साइन लगा देते हैं दैट इज हिडन शेयर। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर जाएं, आप लोग तमाम लोग अपने अपने लैपटॉप पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके नेट स्पेस शेयर करें, और आपको आपके लैपटॉप के ऊपर जो जो भी चीज शेयर्ड है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी, और जिसके सामने $साइन है वो हिडन शेयर है। देखिए स्टाफ डाटा के सामने $साइन है। सी ड्राइव भी बाय डिफॉल्ट शेयर होती है, याद रखना, लेकिन वो हिडन होती है। जाएं जी, आप तमाम लोग अपने अपने लैपटॉप पे चेक करें जरा। सर इसमें सब ड्राइव के साथ $साइन है। हाँ, क्योंकि सब ड्राइव शेयर है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को बड़ी मजे की गेम बताता हूं। आप तमाम लोग देखें कि आपके कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, और वो चेक करने का तरीका एक और भी है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, आप अपने अपने कंप्यूटर का नाम होस्ट नेम लिख के, ऐसे होस्ट नेम लिख के इंटर करें। तमाम लोग अपने अपने कंप्यूटर का होस्ट नेम चेक कर लें क्या है। अब आप इसको कॉपी कर लें, आपने इस होस्ट नेम को, क्योंकि बाद लोगों का ना होस्ट नेम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो परेशान करेंगे। अब आप जाएं, माई कंप्यूटर को ओपन करें और \/ करें, और आगे वो कंप्यूटर नेम जो है ना, जो आपने वहां से उठाया, वो पेस्ट करके एंटर करें। अब आप तमाम लोग अपने अपने लैपटॉप की किसी भी ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट करें, उस फोल्डर को शेयर करें, और इस तरह से नेटवर्क के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क पाथ के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। देखें क्या वो शेयर फोल्डर आपको यहां पे शेयरिंग लिस्ट में नजर आता है? तमाम लोग अपने अपने लैपटॉप पे फोल्डर क्रिएट करें, वो एक ऑप्शन दे रहा है कि want to turn on network discovery and file। हाँ बस रुक जाओ, क्या बात बताई आपने। एक प्रॉब्लम आया जी, पेस्ट कर दें यहाँ पे। हाँ जी, आपका क्लियर हो गया, आपकी लैब क्लियर होगी, ओके, आपकी होगी जी क्लियर। आप जो भी फोल्डर शेयर करेंगे वहां पर नजर आएगा। नेट स्पेस शेयर से भी देखें। हसन, आपने होल्ड करना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने आपको बगैर एरर के बता दिया ना तो आपको समझ नहीं आना। ये एरर आपको आया ना तो इसलिए अब आप आराम से समझेंगे। देखें जनाब, आईपी कॉन्फ़िग, अगर आप वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क की अभी तक बात हो रही सारी, अगर वर्क ग्रुप बेस में आपके पास इस वक्त जरा तवज्जो करना, ये मैं दोबारा से सिनेरियो बना रहा हूं, प्लीज अगले 2 मिनट
तवज्जो से मेरी तरफ समझना है। 192.168.0.2 ये मेरा कंप्यूटर जो है इसका नाम PC2 है। ये मेरा जो कंप्यूटर है इसका नाम है PC3 और इसका IP एड्रेस है 192.168.0.3। तवज्जो से देखना, मैंने यहाँ पे इस कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर था, उसका नाम था शफकात, और मैंने उसको पकड़ के शेयर कर दिया। क्या कर दिया? ये फोल्डर का नाम क्या था? ओके, ठीक है। मैंने C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? शफकात। मैंने उसको क्या कर दिया? शेयर कर दिया। शेयर किया जब, तो मैंने उसका शेयरिंग नेम रखा डाटा। तवज्जो करो, क्या नाम रखा? डाटा। तो बात है जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लोकल पाथ क्या है तो आप कहेंगे C ड्राइव के अंदर शफकात। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका नेटवर्क पाथ क्या है तो आप कहेंगे बेसिकली नेटवर्क पाथ इसका ये है कि // कंप्यूटर का नेम, जिस कंप्यूटर पे शेयर हुआ है उसका नाम, और जो शेयर नेम है वो, ये इसका नेटवर्क पाथ है। जी, किसी को समझ आ रही बात की नहीं आ रही? हाँ जी हसन साहब बताएं। ये जो फोल्डर है ये PC2 की C ड्राइव में पड़ा हुआ है शफकात के नाम से। मैं इस फोल्डर को शेयर करना चाहता हूं ताकि PC3 पे जो यूजर बैठा हुआ है वो उसको यूज कर सके। जी, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जी सर। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, तवज्जो करना स्टेप बाय स्टेप। मेरे कंप्यूटर का, जारी बात है, मेरे कंप्यूटर का एक IP एड्रेस है, बिल्कुल है, उसका भी एक IP एड्रेस है, बिल्कुल है, दोनों की नेटवर्क आईडी कॉमन है, कोई मसला नहीं है, दोनों का वर्क ग्रुप भी कॉमन है, दोनों का स्विच भी कॉमन है, दोनों एक दूसरे को पिंग भी कर रहे हैं। अब आप PC3 पे जाएंगे और लिखेंगे // और उसके सामने आप PC2 लिख के एंटर कर देंगे तो आपको PC2 के ऊपर जितने भी फोल्डर शेयर होंगे उनकी लिस्ट नजर आ जाएगी। उस लिस्ट में आपको एक फोल्डर ये भी नजर आ जाएगा डाटा के नाम से। लेकिन अगर आपने इसको आपने $साइन लगाया हुआ है तो PC2 पे अगर कोई बंदा PC2 को एक्सेस भी करेगा तो उसको लिस्ट में डाटा नजर नहीं आएगा। लेकिन वो कहेगा शफकात साहब वो फोल्डर नजर नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे यार तुम इस तरह करो, तुम PC2 को एक्सेस करने के बजाय सीधा पूरा पाथ लिख दो, डाटा। समझ आ रही है? $साइन। लेकिन ये तुम किसी को बताना नहीं, ये मैं सिर्फ तुम्हें नाम बता रहा हूं। तो अब उस बंदे ने कंप्लीट नेटवर्क पाथ लिख दिया है, तो वो डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। यानी ये फोल्डर अब लिस्ट में नजर नहीं आएगा। अगर किसी ने उस फोल्डर तक जाना है हिडन फोल्डर पे तो उसके पास पूरा पाथ होना लाजिम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हिडन फोल्डर। अब PC2 को PC3 नेटवर्क पे नजर आ रहा है, PC3 को PC2 नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी। बिकॉज ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी। आपको पता है जब मैंने आपको कहा कि आप जब भी डी पे जाएंगे, ये देखें मैंने आपसे कहा, तवज्जो करें, ये नेटवर्क पे जब आप जाएंगे तो जब आपका नेटवर्क पे जाएंगे तो ये नेटवर्क स्कैन करेगा। जब ये नेटवर्क स्कैन करेगा, डबल क्लिक करें, तो जब ये नेटवर्क स्कैन करेगा तो आपको तमाम कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के ऊपर इनेबल्ड है, जिनकी डिस्कवरी इनेबल है, वो आपको यहां पे नजर आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में राइट क्लिक करते हैं तो यहां पे देखें प्रॉपर्टीज, यहां पे ले लें, ये देखें चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, ये नजर आ रहा है सबको? यहां पे आपको ये देखें टर्न ऑन डिस्कवरी और टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग। दो बातें याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे दूसरों को नजर आए तो आप डिस्कवरी ऑन करेंगे। डिस्कवरी ऑन करने लाजिम है, क्योंकि जब तक आप डिस्कवरी ऑन नहीं करेंगे ना आप किसी को देख सकेंगे ना कोई आपको देख सकेगा नेटवर्क के ऊपर। तो जब आप नेटवर्क डिस्कवरी ऑन करेंगे
तो आप नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। कोई भी बंदा नेटवर्क के ऊपर आपको ये स्कैन करके देख लेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर मौजूद फोल्डर्स को, प्रिंटर्स को शेयर करना चाहते हो तो ये सर्विस आपकी इनेबल होना लाजिम है। मैं सर्विस को ऑफ करता हूं और अब मैं इसको आपको कोई भी फोल्डर शेयर करके दिखाता हूं। जैसे ये देखें, सिस्को प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, अप्लाई, और देखें कहता है एक यूजर इसके साथ कनेक्टेड है भाई, ये फोल्डर शेयर हुआ है, मैं डिस्कनेक्ट कर दो। ओके ओके, क्लोज। दोबारा से राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, शेयरिंग पे जाते हैं, एडवांस शेयरिंग पे जाते हैं और मैं इस फोल्डर को शेयर कर देता हूं। ओके ओके, अब आप जाएं CMD नेट स्पेस शेयर, ये फोल्डर आप देखें, सिस्को स्टूडेंट्स डाटा नजर आ रहा है आपको? कहाँ पे? ये सिस्को स्टूडेंट्स डाटा आपको नजर आ रहा है। अभी फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग तो ऑलरेडी हमने शेयर कर दी हुई है ना, लेकिन ये 2 सर्विसेज जरूरी है इनेबल होना। अगर ये डिसेबल है तो आप शेयरिंग नहीं कर सकते और ना आप किसी को देख सकते, ना कोई आपको देख सकता है। जी, आपको हसन समझ आ गया नेटवर्क डिस्कवरी वाली ऑप्शन? जी सर, क्लियर है। और इनेबल की है नेटवर्क डिस्कवरी? जी सर, मैंने कर दी थी। हाँ, अगर आप किसी कैफे में हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं तो आप नेटवर्क डिस्कवरी को डिसेबल रखें। आप किसी वाईफाई में, मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं वाईफाई क्योंकि अच्छा 1 मिनट ठहरते हैं, आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं? आपकी नेटवर्क डिस्कवरी ऑन है? ऑन है? अच्छा, दूसरा एक तरीका और भी है। अगर PC3 से आप PC2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि उसका नाम पता हो, दूसरा तरीका और भी है, वो भी मैं बता देता हूं। // यहां पे PC2 का IP एड्रेस लिख लें और तब भी आप PC2 को एक्सेस कर सकते हैं। यानी नेटवर्क के ऊपर किसी भी रिमोट कंप्यूटर को अगर आपने एक्सेस करना है, उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। नंबर 1, उस रिमोट कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क डिस्कवरी ऑन होनी चाहिए और आपके ऊपर भी नेटवर्क डिस्कवरी ऑन होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास रिमोट कंप्यूटर का होस्ट नेम मौजूद हो। नंबर 3, या आपके पास रिमोट कंप्यूटर का IP एड्रेस मौजूद हो। नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करने के लिए आप अपने एक्सप्लोरर में // और उसके बाद कंप्यूटर का नेम लिखेंगे या कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखेंगे। नंबर 3, उस कंप्यूटर के ऊपर जितने भी रिसोर्स शेयर हुए होंगे वो आपको यहां पे नजर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हिडन शेयर करें तो आप शेयर करते हुए $साइन लगा दें। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क। वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क में सिंपल आपको 2 कंप्यूटर की जरूरत है। 2 कंप्यूटर, जैसे ये सिनेरियो है, दोनों कंप्यूटर्स को आप एक IP एड्रेस असाइन करेंगे, एक यूनिक नेम होगा, वर्क ग्रुप इनका कॉमन होगा, नेटवर्क डिस्कवरी दोनों पे इनेबल होगी जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस इनेबल होनी चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। आप PC2 पे जो शेयर करेंगे वो PC3 अवेल कर सकेगा, जो PC3 पे शेयर करेंगे वो PC2 अवेल कर सकेगा। द प्रॉब्लम इज दैट कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, आपको PC2 पे यूजर और ग्रुप से अलग बनाने पड़ेंगे, PC3 पे अलग बनाने पड़ेगा, PC4 पे अलग, PC5 पे अलग, आप तो खप जाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि सिस्को का डाटा सिस्को वालों के पास रीड के राइट्स हों, MCSE वाले सिस्को का डाटा ना यूज कर सके, इस तरह के सिनेरियो आ जाएंगे आपके पास। तो वहां पे फिर आप कहेंगे नहीं सर, वर्क बेस्ड नेटवर्क ठीक है सर, प्रिंटर शेयर कर दो, इंटरनेट शेयर कर दो, ठीक है, इसके लिए सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर कंट्रोल हो यूजर्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, परमिशंस के ऊपर, तो फिर आपको सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन और कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम पे जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने आपको डोमेन बेस्ड नेटवर्क बनाने के लिए शुरू किया था पिछला लेक्चर। तो आज मैंने आपको डिटेल में बताया है वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क के एडवांटेजेस, वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस। आज के दिन में आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, गेस्ट अकाउंट क्या है, लोकल यूजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, लोकल ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं, ग्रुप के अंदर यूजर्स कैसे ऐड होते हैं, फोल्डर कैसे बनाएंगे, कैसे फोल्डर शेयर करेंगे और शेयरिंग रिसोर्सेज को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करना है, और
GUI कैसे एक्सेस करना है, ढेर सारा रखें अपना ख्याल। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ जाए, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, मेरे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर 1000 से ज्यादा लेक्चर्स मौजूद है मेरे पास, लेकिन आपको मैं सारे के सारे लेक्चर दे दूं, उसमें ये लेक्चर नहीं होगा। तो यही बात आपको, ये लेक्चर उनमें नहीं है। तो इसलिए तवज्जो से समझे और इसको जितना हो सकता है इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इनेबल डिसेबल। आपको अगर ये चीज आ गई, खुदा शाहिद है, मैं आपको एक दिन में एक्टिव डायरेक्टरी करवा सकता हूं, बस। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन रह गया आपका? जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक क्वेश्चन है कि जब हम राउटर से स्विच मतलब जो हमने लगाया था और नहीं अगला दो जी, ना वो जी, नहीं वो है ही नहीं, ना राउटर है ना स्विच है, सिर्फ 2 कंप्यूटर ने एदे ते रहना है। एक चीज छोटी सी है, वो मैं आपकी नजर कर देता हूं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम करवाना है बड़ा तगड़ा। मैं आई एम सॉरी अगर वो चीज स्किप हो जाती तो अगला लेक्चर फिर मेरा जाया हो जाना सी। वो चीज है प्रोफाइल। इस चीज को जरा गौर से समझ लें सारे लोग। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं शेयर करने लगा हूं आप लोगों के साथ, इस चीज को जरा समझो। मैंने जो आपको अभी चीज बताने लगा हूं वो प्रोफाइल बताने लगा हूं। जैसे मैंने लोकल यूजर बताया, लोकल ग्रुप बताया, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी बताया। देखो बड़ी बड़ी आसान चीजें यार, लोकल यूजर, लोकल ग्रुप, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी ते लोकल प्रोफाइल, बस ये 4 चीजें रट्टा लगा लो। प्रोफाइल क्या चीज है कि जब आप किसी यूजर से लॉगिन होते हैं, मेरे लैपटॉप पे लॉगिन होते हैं, मैं अपने लैपटॉप पे लॉगिन हो गया शफकात के नाम से, तो मैंने शफकात से लॉगिन होके कुछ काम किया, कुछ डाउनलोडिंग की, वो डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गई, कुछ मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी, कुछ मैंने डॉक्यूमेंट में सेव कर दी। अब बाद में मेरा लैपटॉप कासिम यूज कर रहे हैं, तो कासिम आके कहे सर आपने क्या दिमाग की लस्सी बनाई हुई है, डेस्कटॉप पे इतना गंद डाला हुआ है, डाउनलोडिंग में आपने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट में क्या किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट को पता था कि ये जाएगा पाकिस्तान के पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उथे 2 सके भरावां दी भी आपस से नहीं बनती। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा यार इनको फिजिकली लैपटॉप एक होगा, इन्हां सारियां दा गंद जिहड़ा ना लैदा कर दो। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया लोकल प्रोफाइल का। लोकल प्रोफाइल क्या है कि जब मैं लॉगिन हूंगा तो देखें क्या होगा। आए जरा, आप में से हर बंदा जाए अपने अपने लैपटॉप पे और सी ड्राइव को ओपन करे। हर बंदा सी ड्राइव को ओपन करे। कर लिया? सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर को ओपन कर ले। मेरे इस लैपटॉप को 4 यूजर ने यूज किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने, एनवाई ने, पब्लिक ने, यूजर 1 ने। जो यूजर आप जो भी आप जिस यूजर नेम से आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन होंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूजर के नाम की एक प्रोफाइल क्रिएट कर देगा और वो यहां पे सेव होती है। देखें क्यों जी, आपके पास किस यूजर नेम से लॉगिन होते हैं आप? शोएब, प्रिंस, पिंक से। और देखें आपके नाम पिंक के नाम का यूजर है ना वहां पे। ओके, खोलें जी आप उस यूजर का फोल्डर खोलें, तो उस यूजर ने जो कुछ डेस्कटॉप पे रखा है वो डेस्कटॉप के फोल्डर में नजर आ जाएगा। ये देखें, उस यूजर ने जो कुछ डॉक्यूमेंट में सेव किया वो उस यूजर के डॉक्यूमेंट के फोल्डर में नजर आएगा। उस यूजर ने जो कुछ डाउनलोड किया वो डाउनलोड के फोल्डर में नजर आएगा। हियर इट इज। हाँ देखो ना, मैंने ये 2 मूवियां डाउनलोड की थी, गुलमोहर ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਉਹ ਸਰ ਲੈ ਐ ਫੜ ਲਿਆ ਸਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ये मूवी जरूर देखें, गुलमोहर बहुत अच्छी मूवी, मुझे बहुत पसंद आई ये मूवी, जरूर देखें। क्यों जी सारे लोग अपने अपने लैपटॉप को खोले ना, सी ड्राइव में जाएं, यूजर के फोल्डर को खोले और जिस यूजर नेम से आप लॉगिन होते हैं देखें उस यूजर की प्रोफाइल वहां पे नजर आती है। अगे 2 दिन छुट्टियां ने यार, मैं थोड़ा जिहा लंबा रगड़ा लगना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ ਰਗੜਾ ਲਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵਾਈਸ ਭੇਜੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ।
तो सही है ना सर, मैंने यही तो सीखने को मिलेगा। मैंने ऐसा फंसा के रखा ना। इमरान साहब एंजॉय कर रहे हो तुसी? इमरान साहब भी बड़े प्यार करने वाले। सबसे पहले इमरान साहब जी ने सर, प्लीज जमा जी करा सर, दी। जी नहीं सर, इमरान साहब ऐसे ईमानदार बिल्कुल। मुझे छोड़े सारी बातें। मुझे पढ़ाने का मजा पता क्यों आता है? जब प्रोफेशनल बंदे हो ना, मुझे ना पिछले दिनों में मैं बड़ा तंग पड़ गया। मैं कि यार क्या मुसीबत है, फिर वही वो बेसिक चीजें आते सारी। मैं कि मैं कितना क्यों पढ़ता हूँ यार, मतलब इतना इतना ज्यादा पढ़ता हूँ। देखिए ये इधर देखो, ये किताबा पढ़ाओ जी जरा। ए देखो पागल हो जाता ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਪੜਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਾਉਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ये देखे ये क्लाउड की कॉपियां करवा के, और ये देखे, ये देखे इतना नॉलेज इतना की करना है असी। असल में ना मजा आता है कि जब पढ़ने वाला बंदा हो, मेहनत करने वाला बंदा हो। हमारे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे भाग जाते हैं। देखिए समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हेयर, यू आर हेयर। 10 बारी आओ, 8 बारी आओ, 5 बारी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब आप लोग हिम्मत ही नहीं करते। बंदा करने क्या चाहो, क्या है, नहीं पढ़ते, क्या करे बंदा। अब उसमें कोशिश करें कि एंजॉय करें इसको, बर्डन ना लें इसको, क्लास ना लें इसको, रखें। हमने शाम को एक ग्रुप स्टडी है, हमने जाना है सर के साथ गप्पे मारनी है, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप कहेंगे ओए होए होए होए, वो इतना मुश्किल, वो इतना मुश्किल। यार मुश्किल नहीं है, मुश्किल लगा है जब फर्स्ट टाइम आपने सुना है। जब आप इसके बाद आप सुनेंगे ना तो आपको कुछ समझ आएगा, थोड़ा सा करेंगे कुछ और समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरे आज के टॉपिक में से सिर्फ 10 से 15% समझ आ गया, आपको समझ आ गया, बस इतना ही याद है कि ज्यादा नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी आते हैं, आपको लोकल प्रोफाइल समझ आ गई, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा मुझे बताएं, अब देखिए आसान सा जवाब है। क्या आपके लैपटॉप के ऊपर ये प्रोफाइल मौजूद है NY के नाम से, ENVY के नाम से? बताएं जी, आप में से कोई भी बंदा बताएं। नो नहीं, सर, नहीं क्यों? सर नहीं है, ये क्यों? तो नहीं है। क्योंकि सर ये आपके पीसी पे है ना। यस, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वर्क बेस्ड नेटवर्क। वर्क बेस्ड नेटवर्क में जो यूजर जिस मशीन पे लॉगिन होगा, उसका अकाउंट उसी मशीन पे है, उसकी प्रोफाइल उसी मशीन पे है। अब मैंने जो अपने डेस्कटॉप में रखा है, जब मैं आपके लैपटॉप पे जाऊंगा तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप पे ये पड़ा लॉगिन हो। भी तो तब होगा ना जब हम उसमें ऐड करेंगे पहले। हाँ वो तो है, लेकिन अब मैं सवाल बताने लगा हूं ना। मैं सवाल बताने लगा। देखो आपने कहा सर ये क्या बात हुई, ये देखें सर, मैं अब आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। आपने कहा सर ये देखें सर, सर आप मेरे सर हैं, ये लें सर, आपका अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया सर, ये लें सर। और मैंने आपको फौरन शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा यार थैंक यू यार हसन, बड़ी मेहरबानी यार, मुझे पीसी चाहिए था। मैं शफकात महमूद के नाम से जब इस मशीन पे लॉगिन हुआ, मैंने जो कुछ किया, जो डाउनलोड किया, जो सेव किया मेरे भाई, वो सारे का सारा इस कंप्यूटर के अंदर मेरा एक फोल्डर बन गया यूजर के नाम से, याद है? यहां पे मेरा फोल्डर बन गया यूजर के फोल्डर के अंदर, यूजर के फोल्डर के अंदर मेरा एक फोल्डर बन गया शफकात के नाम से, और सब कुछ मेरा डाटा वहां पे सेव हो गया। क्लियर है? अब मुझे बताएं PC3 के ऊपर अगर आप मेरा यूजर क्रिएट भी कर दें, यहां पे भी क्रिएट कर दिया, तो क्या वो जो डाटा मैंने PC2 के ऊपर डाउनलोड किया था वो मुझे PC3 पे मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं यस, मिलेगा यही मैं चीज समझाना चाह रहा हूं कि यार आपने चलो एक हल कर दिया कि सर शफकात महमूद ने दोनों कंप्यूटर यूज करने हैं, तो शफकात का अकाउंट तमाम कंप्यूटर्स पे शफकात का अकाउंट क्रिएट कर दिया। ओके जी, शफकात PC1 को भी यूज कर रहा है, PC2 को भी कर रहा है, PC3 को भी कर रहा है, वेरी गुड। लेकिन सर PC1 पे जो शफकात ने काम किया है उसकी प्रोफाइल PC1 पे क्रिएट हुई है, PC सर मुझे पक्का पता है। फिर ओहो यार वो उसी कंप्यूटर पे था। अब आप कहेंगे शफकात नेटवर्क में जिस मर्जी कंप्यूटर पे बैठे, उसने जो डेस्कटॉप पे डाटा रखा था, अगर वो PC1 पे जाएगा तो उसको PC1 के डेस्कटॉप पे वो नजर आएगा, PC3 पे जाएगा तो उसको PC3 पे वो नजर आएगा। उसके लिए जो प्रोफाइल क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड रोमिंग प्रोफाइल। जहां जहां यूजर जाएगा वो प्रोफाइल भी साथ साथ जाएगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ये आज के डिसएडवांटेजेस थे। आज आपने कोशिश करनी है, 2 दिन आपके पास है,
वक्त निकाल के ये मेरा लेक्चर 2 से 3 हिस्सों में करके देखें, आधा-आधा घंटा करके देखें। आधा घंटा देखा, फिर उठ जाएँ, गपशप करें, फिर आधा घंटा देखें, फिर गपशप करें, फिर आधा घंटा देखें। एक वक़्त में ना देखें, ठीक है ना? आधा-आधा घंटा करके देखें। अगर आप वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते हुए मेरी बातों को रिकॉल करें। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपको पता नहीं चला, मैंने आपको यूज़र मैनेजमेंट पढ़ा दिया, ग्रुप मैनेजमेंट पढ़ा दिया, प्रोफ़ाइल का कॉन्सेप्ट दे दिया ये। अब जब ये तमाम चीज़ें मैं डोमेन के अंदर करके दिखाऊँगा, तो आप कहेंगे, ओहो! सर ये तो ज़िंदगी आसान हो गई। तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर लिया ये वाला। ये लेक्चर वैसे नहीं होता, लेकिन मैंने इसलिए लेक्चर लिया है कि मैं आपकी बेस बना दूँ। अब इसके बाद जब ये काम मैं डोमेन पे कराऊँगा, तो इंशाअल्लाह आपको पहली गो के अंदर मज़ा आ जाएगा। मतलब खैर जी, अपना ख़्याल दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।